कैसे हो यार सारे, सीधे सीधे फार्मर प्रोटेस्ट की बातें करते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है ये दूसरा फार्मर प्रोटेस्ट है। पहले हुआ था उसमें जब फार्म लॉज आए थे तब उसको वापस करने की मांग हो रही थी। हालांकि उसमें जब स्टार्टिंग में हुआ था ना तो एमएसपी के लिए वहाँ पे बोला जा रहा था कि फार्म लॉज में मॉडिफिकेशन कर लो, एमएसपी की लीगल गारंटी दे दो, उस पर डिस्कशन चल रहे थे। लेकिन बाद में जब फार्मर प्रोटेस्ट अच्छे खासे लेवल का हो गया तो फिर ये हो गया था कि भाई अब तो पूरे के पूरे फार्म लॉज ही वापस करवा के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। फिर इस वजह से फार्म लॉज बाद में वापस हुए। जो एमएसपी की बातें हो रही थी वो उस टाइम भी हो रही थी, और अब जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो मेनली एमएसपी पे। हालांकि और भी कुछ डिमांड्स हैं, पेंशन्स की डिमांड है और साथ में जो कंपेंसेशन मिलनी चाहिए उन लोगों को जिनकी डेथ पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में हो गई थी, ऐसी कुछ और भी छोटी बड़ी डिमांड्स हैं। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है वो एमएसपी का ही मुद्दा है। पहली चीज तो जो स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं वीडियो को, तो इसमें पॉलिटिक्स को साइड रख के कर रहा हूँ। अगर मैं साथ में पॉलिटिक्स जोड़ दूंगा तो सारी बातें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए एक बार के लिए ना पॉलिटिक्स को बाहर रख देते हैं, उसकी बातें बाद में करेंगे। तो एमएसपी जो फार्मर्स की मांग है उसको इनवैलिड नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ना अक्सर पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आप लोग राइस की खेती मत करो, पैडी कल्टीवेशन मत करो, क्योंकि ग्राउंड वाटर क्राइसिस अच्छे लेवल पे हो रहे हैं। क्रॉप्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई करो और कोई क्रॉप्स बोने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे कन्विंस करने से कोई सेंस नहीं बनता जब तक आप कुछ सब्सटेंशियल उनको दो ना, कुछ हेल्प ना करो या उनको कोई फाइनेंशियली उनको सपोर्ट ना करो। अब फार्मर्स अगर किसी और क्रॉप को बोते भी हैं, जैसे रिसेंटली कुछ वीडियोस भी आई थी जहाँ पे फार्मर्स अपने जो क्रॉप्स थी उनको सड़कों पर फेंक रहे थे क्योंकि उनको प्रॉपर दाम नहीं मिल रहे थे, उनका अच्छा खासा खर्चा हो गया। अब इस सिनेरियो में अगर फार्मर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है तो जो मार्केट फ्लक्चुएशन होगी, अगर उसके दाम बढ़िया नहीं मिले तो अब फार्मर यार कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि भाई इस साल का जो नुकसान है वो अगले साल भर लेंगे। अब इस सिनेरियो में जब मार्केट फ्लक्चुएशंस होती हैं और क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने की कन्विंसिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो फार्मर्स को अगर यहाँ पे एमएसपी मिल जाती है ना तो फार्मर अपनी तरफ से एक प्रोटेक्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया फार्मर्स का एंड, लेकिन फिर अब सरकार का एंड भी सुनना जरूरी है। अब सरकार के एंड को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमएसपी जो है वो अनाउंस्ड है। कई सारी फसलों पे एमएसपी मिलती है, खरीफ की, रवि की फसल्स पे, इवन कॉटन, इन सब पे भी मिलती है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, एफसीआई भी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये होता कैसे है कि जिसपे एमएसपी अनाउंस्ड है लेकिन लीगल गारंटी नहीं है। अनाउंस्ड जो चीज होती है ना वो तो कल को गवर्नमेंट मना कर दे कि अनाउंसमेंट इस साल नहीं है, पिछले साल थी, लेकिन लीगल गारंटी क्या होती है कि वो एक लीगल हो गया। अब करंट सिनेरियो में होता क्या है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो फार्मर्स से फूड लेती है एमएसपी पे और आगे वो उसे फॉरवर्ड करती है। अब जो भी लॉस उसको लगेगा, अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लॉस लगता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करती है। अब यहाँ इशू ये है कि जो मेन फसलें हैं, जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हुआ, वीट हुआ, उड़द, मसूर, ये सारा कुछ हुआ, तो इनमें से काफी फसलें तो ऐसी हैं जो गवर्नमेंट इजिली मैनेज कर लेती है, फ्री राशन स्कीम में डाल देती है। हालांकि इसका जो गवर्नमेंट है वो लॉस की जो भरपाई है वो गवर्नमेंट ही करती है, उसको नुकसान होता है, लेकिन वो ये मैनेज कर लेती है। पर अगर कल के सिनेरियो में गवर्नमेंट अगर कई सारी फसलों पे, जैसे अभी बोला जा रहा है कि 23 फसलों पे एमएसपी की मांग करी जा रही है लीगल गारंटी की, अगर गवर्नमेंट 23 फसलों पे लीगल गारंटी दे देती है, अब फार्मर्स को आप बिल्कुल एकदम कलेक्टिवली देखोगे तो सिंपैथी और सारा कुछ आता है, भाई रेस्पेक्ट, ये सब कुछ। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे ना तो हम ये एक्सपेक्टेशंस करके नहीं चल सकते कि भाई जो फार्मर है वो समाज के हिसाब से जो क्रॉप्स है उनको बोएगा। अगर लेट सपोज किन्हीं 3 या 2-3 फसलों पे ऐसा हुआ कि उनकी फेवरेबल होगी, वो किसी भी कंडीशन को लेके हो, चाहे वो इरिगेशन को लेके हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स को लेके हो, फर्टिलाइजर को लेके हो, उनका एक कंफर्ट जोन बन जाए कि फार्मर को इस फसल को बोने में फायदा होता है एमएसपी मिलने के बावजूद भी। और मेजर पॉपुलेशन ने अगर उसी फसल को बोना शुरू कर दिया, बाकी फसलों को नहीं बोया क्योंकि उसमें उन्हें फायदा हो रहा है, तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट को तो एमएसपी पे लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। अब डिमांड एंड सप्लाई की सारी बात होती है, गवर्नमेंट का जो वो स्टॉक है वो आगे बेच नहीं पाएगी, तो उसमें एक तो पहले तो फूड की वेस्टेज होगा, दूसरी चीज फूड के वेस्टेज ना भी हो तो भी वो इतना अच्छा खासा मोटा लॉस गवर्नमेंट को देके जाएगी। अब इस चीज में एक और चीज है कि भाई जिस फसल की बुआई नहीं करी जाएगी वहां भी दिक्कत आएगी, उसका जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ेगा। हालांकि जो उसके प्राइस है उसको बाद में कंट्रोल भी कर लेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो जो जनता है वो बोएगी भी वही क्रॉप्स को, लेकिन तब तक काफी टाइम निकल जाएगा और काफी केओस क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया करेगा, क्योंकि जो प्राइस है, मार्केट प्राइस पे अगर कोई चीज आई है तो बिकेगी तो है ही, और जब बिकेगी तो लोगों को महंगी मिलेगी। दूसरी चीज की इसमें जो प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दिवालिया घोषित होने की सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि आप सिंपल वे में अगर समझोगे, अगर 23 फसलों पे गवर्नमेंट ने एमएसपी दे रखी है तो प्राइवेट कंपनी को ये कन्विंस करवाना, जैसे कुछ पॉलिटिशियंस बोल भी रहे थे कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है सारा कुछ खरीदने की, वो प्राइवेट कंपनीज को बोले कि वो खरीदेंगे। लेकिन ये हमारा देश जो है ये डेमोक्रेसी है, ये कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं, है कम्युनिस्ट कंट्री तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनी को फोर्स कर देगी हाँ आप एमएसपी पे खरीदो। अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। अब गवर्नमेंट तो ये है कि एमएसपी पे खरीद लिया, बेच दिया, जो लॉस हुआ वो भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी। लेकिन प्राइवेट कंपनी को तो 1 रुपए का लॉस हुआ, प्राइवेट कंपनी वहां से गायब हो जाएगी। अब सरकार के यहाँ क्या क्या डिसएडवांटेजेस
केसेस हैं। पहली चीज तो स्टॉक्स फेलियर हो सकता है, भाई उन्होंने स्टॉक करके रखा, माल नहीं बिका। दूसरी चीज प्राइवेट कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान होगा। देखो ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्राइवेट कंपनीज को टोटली इग्नोर कर दे। प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया का ही पार्ट होती हैं, और कंपनीज क्या, कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स भी होते हैं बीच में, लेकिन ट्रेडर्स भी हैं तो इंडिया के सिटीजन ही ना, उनका भी तो धंधा चल ही रहा है। उनका धंधा जीरो थोड़ी कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन जीरो करने का मतलब है कि हम किसी और को एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में दूसरे का एम्प्लॉयमेंट खींच लेंगे। और तीसरा आता है कि जो गवर्नमेंट को लॉस फेस करना पड़ेगा अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस होंगी। यहाँ पे जो मार्केट फ्लक्चुएशन का शिकार फार्मर हो रहा था, वहाँ पे गवर्नमेंट हो जाएगी। अब इस पूरे सिनेरियो में कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे गवर्नमेंट के, कुछ कह रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, कुछ ऊपर नीचे बता रहे हैं। बात क्या है कि इसकी जो प्रॉपर कैलकुलेशन है उसको करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेन जनता प्रोड्यूस करती है, करेगी, इसकी कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आसपास ही अपने गेहूँ चावल को बेच देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल्स को भी खिला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि ये अच्छा खासा हाई अमाउंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमी पे कोई असर नहीं डालेगा, असर तो डालेगा। अब कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ लोगों की ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो 16 लाख करोड़ या जितना भी 10 लाख करोड़ जितने रुपए का भी वो खरीदा जाएगा उसको मतलब वो अपनी जेब से पैसे दे रही है, बाद में उसे बेचेगी और उससे पैसे कमाएगी। देखो चीजें जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती हैं। हमारे देश का डेवलपमेंट, या कोई सा भी देश ले लो, कोई सी भी गवर्नमेंट ले लो, बिजनेसमैन ले लो, सबका क्या होता है कि वो लोन उठाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंडिंग उठाते हैं। बिजनेस ले लो यार, जोमेटो वगैरह जितने भी है, वो अपने बिजनेस में रन करते हैं, रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, मनी का फ्लो दिखाते हैं कि भाई हम इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं। अभी हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ये सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका बेसिस यही होता है, पहले आप पैसे कहीं से उठाते हो, फंडिंग लेते हो, क्रिएट करते हो, फिर उससे रेवेन्यू आता है और उससे आप अपनी जो डेब्ट है उसको क्लियर करते रहते हो। अब गडकरी जी की एक कमेंट भी थी जब बता रहे थे वो कि कोऑपरेटिव बैंक को वो अप्रोच करेंगे, उनसे बातें करेंगे ताकि और रोड्स क्रिएट कर सके, वहां से फंडिंग लेंगे। वो सारा ये सारा कुछ कैसे कर पाते हैं भाई? फास्टैग लगाया, फास्टैग से दिखा रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, और प्रोजेक्शन है कि 1 लाख करोड़ का कर लेंगे 1-2 सालों में। तो ये सब कुछ दिखा पाते हैं, तभी तो फंडिंग इतनी इजीली अवेलेबल हो पाती है। लेकिन अगर वो चाहे वो 16 लाख करोड़ हो, चाहे वो 10 लाख करोड़ हो, चाहे उससे थोड़ी सी और कम हो या ऊपर हो, जैसे भी हो, अगर ये अमाउंट गवर्नमेंट को पहले दे के और फिर अपने आइटम्स को बेचना जाना पड़ रहा है, जो कि वहाँ उसे लॉस हो सकता है अच्छा खासा, लेकिन चलो मान ले कि लॉस ना भी हो, तब भी ये उस प्रोसेस का जो बिजनेस में या फिर किसी कंट्री को ग्रो करने में यूज़ करा जाता है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर देखा जाए ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो 100% एमएसपी से नहीं आने वाला है। उसके मैं और भी रीजंस बताऊंगा क्यों। लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो मार्केट फ्लक्चुएशंस है उसको फार्मर्स ना झेले। उसकी जगह या तो क्रॉप्स का कोई इंश्योरेंस होना चाहिए कि भाई अगर आप डाइवर्सिफाई करा रहे हो क्रॉप्स को, तो फिर उसका इंश्योरेंस दो, और जो इंश्योरेंस है उसका भी जो क्लेम है वो इजीली मिलना चाहिए। यानी कि क्लेम के लिए फार्मर भागा दौड़ी कर रहा है। अब कुछ और भी बातें हैं, जैसे अब ये पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो या अपोजिशन की बातें करते हैं, वो लोग इसमें कोई इनपुट देते ही नहीं है। अभी क्या हुआ था 2022 के अराउंड, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो एक्सपोर्ट, जो गेहूं का एक्सपोर्ट है, उस पर बैन लगाया गया था। सरकार का कहना था कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, और वो सिनेरियोज भी ऐसे ही थे। कुछ फायदा भी हुआ वैसे उससे, क्योंकि भाई वॉर जब हुए पूरे वर्ल्ड में तो सबको उसकी हीट प्रोड्यूस, उसको हीट फील हुई, लेकिन इंडियन मार्केट में और इंडियन लोगों को ज़्यादा कुछ खास हीट फील नहीं हुई। इंडिया ने आराम से मैनेज कर लिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर रहे हो, तो उसमें फेस कौन कर रहा है? या तो ट्रेडर्स उसमें फेस करेंगे उसकी प्रॉब्लम को, या फिर फार्मर्स करेंगे। तो हालांकि वो इंडिया के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए वो फैसला लिया गया होगा, नो डाउट, लेकिन उसमें जब फार्मर सिचुएशन फेस कर रहा है तो फिर ये ड्यूटी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बनती है कि फार्मर को वहाँ पे जो एक्सपोर्ट बैन हुआ था उसका उसे थोड़ा सा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स की। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस पूरे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, और मैं ये मानता हूँ यार कि देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपोजिशन में होगी ना, तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश, या फिर यूं कह लो कि वो उसका सपोर्ट करेगी, क्योंकि उससे उसका जो पर्पस है वो मैच खाता है। पर्सनली मैं अपने लेवल पे बोल रहा हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, चाहे वहाँ पे 1 हो, चाहे वहाँ पे 2 हो, चाहे नंबर ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे कुछ खालिस्तानी सिंपैथाइजर भी हैं। ये मुझे पर्सनली फील होता है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ भी अच्छी नहीं है कि भाई अगर चलो वहाँ पे लेट्स सपोज मान लेते हैं कि वहाँ पे खालिस्तानी सिंपैथाइजर कुछ हैं, तब भी जो वहाँ पे जो भी फार्मर की पॉपुलेशन है, चाहे वो 90% हो, चाहे वो 99% हो, चाहे वो 70% हो या कम हो, कुछ भी हो, फिर भी जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्मर्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को कि भाई कि जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं वो उनको कन्विंस कर लें कि भाई हाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। इसकी ड्यूटी भी हमारी है, हमारी गवर्नमेंट की है और हम लोगों की है। अब मुझे पता है कि मुझे दोनों तरफ से इस बार मामले में हेट मिलने वाली है, लेकिन खैर वो सब मैं केयर नहीं करता। दूसरी चीज़ कि जो फार्मर प्रोटेस्ट के कोर सपोर्टर्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि जो गलती है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है,
सामने से भी जो वीडियो क्लिप्स सामने आती हैं, बातें सामने आती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग होती हैं। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटन कर रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, तो कोई हरियाणा के एमएलए को कुछ बोल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी वीडियोस क्लिप्स में है, मेरे पास डेटा रखा हुआ है, जिसको चाहिए होगा दिखा भी दूंगा। और एक दो रील्स हैं जो मैं दिखा भी सकता हूँ, उनको मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की दिक्कत हो जाएगी। जो मैं दिखा सकता हूँ वो दिखा देता हूँ। ये वीडियो जैसे बिहार ना समझनी, यूपी ना समझनी, अब ये जो पूरा यूपी बिहार लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया? क्या मतलब यूपी बिहार की गवर्नमेंट है क्या सेंटर में? नहीं है उनकी गवर्नमेंट, तो ये बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई यूपी और बिहार से जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, मजदूर आते हैं। और ये तो बड़ा आसान काम है ना भाई, कि रोड पे ऑटो वाला चल रहा है तो हर कोई उस पर हाथ उठा देता है, या फिर कोई रिक्शा वाला है तो। लेकिन कोई अगर वहीं से कोई निकल रहा हो रूबीकॉन लेके, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि भाई आराम से आप गरीब को तो दबा ही सकते हो ना। तो ये सिनेरियो सही नहीं बैठते बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। और इसको नंबर ऑफ लाइक्स और शेयर्स देख के तो ऐसा लगता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है, समझ ही नहीं आता फिर तो। और कुछ और छोटी मोटी बातें और भी मुझे क्लियर करनी थी। अगर एमएसपी मान लो पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है और उसका असर जो है इंडियन इकोनॉमी पे होता है, और मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं क्रॉप्स को लेके, और अगर ये मार्केट फ्लक्चुएशंस हुई तो उसका जो असर है वो कॉमन पर्सन को झेलना पड़ेगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब हम बोलते हैं ना कि किसान अन्नदाता है, फार्मर अन्नदाता है, देखो मेरे चाचा ताऊ मौसा फूफा सब किसान ही हैं, ऑलमोस्ट 90% किसान ही होंगे। वो अलग बात है कि उनके बेटे कुछ और नौकरी कर रहे हो, एक बेटा किसानी कर रहा हो, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन किसान ही है। अब इस पूरे सिनेरियो में ये भी समझना जरूरी है कि किसान अन्नदाता तो है। तो मैं चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि हिमाचल के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। हिमाचल के माउंटेन वाले रीजन में वो रहते हैं, तो वो बता रहे थे कि भाई जो राइस है ना, चावल है, वो उनके यहाँ फेस्टिवल फूड हुआ करता था। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-70s में आया था, उसके बाद वहाँ पे चावल जो है वो डेली लाइफ फूड बन गया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पहुँचता नहीं था। अब उसको वहाँ तक पहुँचाने में, जबकि हिमाचल तो पंजाब हरियाणा के पास ही है बिल्कुल एरिया, तो उस पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन को करने में सिर्फ फार्मर्स का ही हाथ नहीं है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उसमें ट्रांसपोर्टर्स भी थे, ड्राइवर्स भी थे, उसमें IT सेक्टर भी अब इन्वॉल्व हो गया है। क्योंकि अगर किसी के बैंक अकाउंट तक जो है वो पैसे पहुँचते हैं, तो रजिस्टर चल रहे होते तो ले भाई ले, रामपाल का ये आ गया, सरबजीत का ये आ गया, पता चला ना रामपाल और सरबजीत नाम के कोई बंदे ही नहीं है पूरे गाँव में, तो करप्शन होता बहुत गंदे लेवल का। तो उसमें IT सेक्टर भी है, उसमें बहुत सारे और भी सेक्टर्स भी हैं। तो जो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और उसको कैरी फॉरवर्ड करा गया है, आज जो इतनी ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इंडिया में, उसमें सिर्फ फार्मर्स ही नहीं है ना। तो अन्नदाता बनने में जो रोल है वो सबका है। और ये तो मैं सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का ही बता दिया मैंने। अभी इंपॉर्टेंट इंसान के लिए क्या है? रोटी कपड़ा मकान। मकान बनाने के लिए कितने लोग यूज होते हैं, कितने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशंस यूज होते हैं, कपड़े में कितने डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशंस यूज होते हैं। तो हर कोई इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये वही कॉमन पीपल हैं जो उस हीट को फील करेंगे अगर इंडियन इकोनॉमी पे असर होता है, तो चीजें महंगी होकर उन्हें मिलती हैं। तो अब अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे कि इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है, तो MSP जो स्टार्ट हुआ था तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s और 70s के टाइम पे शुरू हुआ था। और एक चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज और कुछ बहुत ही लिमिटेड एरियाज में ही MSP मिलती है, बाकी की जगह पे MSP मिलती भी नहीं है। जबकि बिहार, महाराष्ट्र ये अच्छे खासे एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन फिर भी इनको MSP नहीं मिलती है। और जिसकी वजह से पंजाब जो उस टाइम पे था वो रिचेस्ट स्टेट बन पाया था। और पंजाब एक अकेला स्टेट था, सबसे पहला स्टेट था जहाँ पे हर गाँव तक बिजली के खंबे और जो तारें थी वो खिंच गई थी। जो कोई पहला स्टेट था जो इलेक्ट्रीफाई हुआ था, वो पंजाब सबसे पहला स्टेट था। तो उस टाइम पे MSP की जरूरत थी, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इंडिया जो है उसमें भुखमरी थी, लोगों के पास इनफ अनाज खाना वाना नहीं था। वो MSP दी गई, उससे उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा करा गया। हालांकि और भी कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें यूज करी गई, कुछ सीड्स को अपग्रेड करा गया। तो स्वामीनाथन जी ने वो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको लीड करा था। और ये जो सारा कुछ हुआ था इसमें सबका रोल था। उस टाइम पे जो इंडिया था वो सर्वाइवल मोड पे था। उस टाइम MSP की जरूरत थी, प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज जो इंडिया है वो सर्वाइवल मोड पे नहीं है, वो लॉन्च मोड पे है टुवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी उस टाइम पे यूज करी गई थी, उससे ज्यादा डिफरेंट और बेटर स्ट्रेटेजीज की जरूरत आज है। क्योंकि हम जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर $35 बिलियन के आसपास था। और नेदरलैंड एक छोटा सा कंट्री है, वो $49 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का। छोटा सा कंट्री है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में मॉडिफिकेशन उतनी तेजी से हो ही नहीं रही है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं उन्हीं क्रॉप्स को उगाने में जिसपे हमें MSP मिलती है। और इसमें जो गलती है, मैं फार्मर्स की नहीं बता रहा हूँ, इसमें गलती जो है वो आप ये मान सकते हो कि ज्यादा गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी खासी इंप्लीमेंटेशंस करनी चाहिए थी, ताकि फार्मर जो है वो
ज़्यादा बेटर क्रॉप उगा पाए जिसका एक्सपोर्ट अच्छा खासा महंगा मिले। आप थोड़ा सा शॉक भी हो जाओगे इस बात को जान के कि इंडिया में एग्रीकल्चर अच्छा खासा लेवल पे है और एमएसपी पे जो अनाज खरीदा जाता है, जो क्रॉप्स खरीदी जाती हैं, कई बार तो वो सिर्फ गोडाउन में बड़ी बड़ी सड़ जाती हैं, इस लेवल की सड़ जाती हैं कि उसे फ्री राशन स्कीम के तहत भी नहीं दे दिया जा सकता, बाहर एक्सपोर्ट की तो छोड़ो। तो जो सोल्यूशन है ना वो 100% एमएसपी से आए जरूरी नहीं है और इसकी चांसेस हैं वो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली थोड़े लो लगते हैं। इनफैक्ट जो सोल्यूशन है ना वो प्रॉपर एक अच्छा खासा रिवोल्यूशन चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि अगर इंडिया मैनेज कर पाया उस एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के लिए तो फार्मर्स हमारे अच्छे खासे लेवल पर रीच हो सकते हैं और हमारा जो पूरा इंडिया है वो ऑफ कोर्स फार्मर्स की तो पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया तो ऑटोमेटिकली रीच हो जाएगा। बस इतना ही बताना था। अगर कोई भी टेक्निकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल रिसर्च की जरूरत पड़ती है, कोई टेक्निकल चेंज होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इंटेंशनल मिस्टेक कभी कोई नहीं होने वाली। दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।